एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपना 2023 प्रीलिम्स का जो पेपर मैंने एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व किया था वो आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। मैं इस पेपर में डिस्कस करूँगा कि कितने सारे क्वेश्चन मुझे आते थे डायरेक्टली, कितने सारे क्वेश्चंस में मैंने एलिमिनेशन ट्रिक्स यूज़ की, कितने सारे क्वेश्चन जो थे कॉमन सेंस या फिर थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व हो जा रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है, जैसे क्वेश्चन 1 है, इसमें डिस्कस करते चलूँगा कि मैंने कितने परसेंट तक मुझे नॉलेज, मतलब क्या चीज़ें पता थी मुझे, कहाँ पे मैंने ट्रिक लगाई, कहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस, मतलब कभी मैंने सुना था कोई चीज़, उसके बेसिस पे मैंने सॉल्व किया। इस तरीके से मैं डिस्कस करते चलूँगा। तो आई होप ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एलिमिनेशन ट्रिक जो है उसको ब्रश अप करने में, PYQ को कैसे एनालिसिस किया जाता है वो अंडरस्टैंड करने में, प्लस कैसे एग्ज़ाम हॉल में अप्रोच किया जाता है अगर नॉलेज उतनी ना हो, क्योंकि अनकन्वेंशनल पेपर था तो सिर्फ नॉलेज से पेपर नहीं सॉल्व किया जा सकता था। मैंने अराउंड 80+ क्वेश्चन जो थे उसको एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व किया है। दो लोग बोल रहे हैं कि एलिमिनेशन ट्रिक जो है 2023 के पेपर में एलिमिनेट हो गई, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, मतलब सेम वही पेपर ही है मेरा जो मैंने एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व किया था, कि कैसे मैंने एलिमिनेशन से ही इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और मेरा स्कोर जो था 110 से 120 के बीच में, विद डिफरेंट आंसर की जो थी अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की, उनके थ्रू आ रहा था। तो 110 से 120 के बीच में वेरी कर रहा था। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, झेलम रिवर पासिस थ्रू उलार लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, मिंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कंवर लेक। इस पर फाइंड आउट करना है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है हमें। तो 1 बाय 1 स्टेटमेंट को हम पढ़ रहे हैं। झेलम रिवर पासिस थ्रू उलार लेक। अब इतना अपने को पता है नॉलेज के थ्रू कि झेलम रिवर जो है वो कश्मीर वैली से पास होती है। सेकेंड चीज़ ये भी पता है कि उलार लेक जो है वो भी कश्मीर वैली में ही है। उलार लेक जो है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक है। ये चीज़ें हमें पता है नॉलेज के थ्रू। तो देयर आर चांसेस कि ये स्टेटमेंट सही होगा। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। देखो मैंने सर्कल कर रखा है डायरेक्टली कीवर्ड पे। एग्ज़ाम में ही मैंने कर रखा था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी एलिमिनेशन की, जिसकी वजह से मुझे तुरंत क्लिक हुआ। डायरेक्टली एक्सट्रीम वर्ड है। डायरेक्टली, मोस्ट, मस्ट, ओनली, ये सब एक्सट्रीम वर्ड होते हैं। देयर आर चांसेस कि ये स्टेटमेंट जानबूझ के ऐसे फ्रेम किया गया है कि ये जो गलती है ना इसको पकड़ो तुम और इसको एलिमिनेट करो, बट तब भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। अब PYQ मैंने सॉल्व किया था तो मुझे पता था कृष्णा रिवर की लोकेशन क्या है और कोलेरू लेक की लोकेशन क्या है, क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है दोनों। बट कॉमन सेंस से भी इतना पता होना चाहिए कि कृष्णा रिवर जो है डाउन आंध्रा है और कोलेरू लेक जो है अपर आंध्रा है, और डायरेक्टली फिट्स कीवर्ड है। देयर आर चांसेस कि ये स्टेटमेंट गलत फ्रेम किया गया है। ठीक है, मैं इसको डाउट में रखता हूँ। थर्ड स्टेटमेंट पे आता हूँ। मिंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कंवर लेक। कंवर लेक जो है वो बिहार में है। एशिया की सबसे बड़ी मिंडरिंग लेक बोल सकते हो, मतलब गोकुल लेक बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में वहाँ पे जो बिहार की। तो मुझे ये पता था कि कंवर लेक बिहार में है और गंडक रिवर से ही फॉर्म होती है। ये मैं फॉर श्योर शॉर्ट पता था। सो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में ऑलमोस्ट पता था मुझे 90%। थर्ड स्टेटमेंट शॉर्ट पता था और सेकंड स्टेटमेंट जो है उसको मैंने एलिमिनेशन से एलिमिनेट कर दिया। सो सेकंड स्टेटमेंट डायरेक्टली कीवर्ड की वजह से और नॉलेज वाइज भी गलत स्टेटमेंट है, तो मैंने सेकंड एलिमिनेट किया। फर्स्ट और थर्ड बचे। तो फर्स्ट और थर्ड ऐसा कोई ऑप्शन सेट नहीं है, ओनली 2 ऑप्शन सेट है, तो मैं ओनली 2 पे जाऊंगा। और एक एलिमिनेशन ट्रिक होती है, जब आप एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते हो तो देयर आर चांसेस कि बाकी जो बचे हुए स्टेटमेंट हैं वो सही होते हैं। सो उस ट्रिक से भी नॉलेज से भी मैं बी ऑप्शन पे पहुंच रहा हूं, जो कि बी ऑप्शन ओनली 2 करेक्ट आंसर है। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे मैंने अप्रोच किया। सेकेंड क्वेश्चन, इसकी बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मैं क्लूलेस था, बट अटेम्प्ट तो करना ही था क्योंकि अनकन्वेंशनल पेपर था, सबके लिए अनकन्वेंशनल था, पैटर्न अलग था, ओनली 1 ओनली 2 टाइप का। पता नहीं था कितने क्वेश्चन पे सेफ होंगे, इसलिए सब करना था। तो अटेम्प्ट तो करना ही था, बट मैं क्लूलेस था। तो मैंने यहाँ पे नॉलेज तो मुझे बहुत कम पता थी, इसमें मैंने मोस्टली ट्रिक से ही खेला है। अब ट्रिक से कैसे एकदम अननोन अनकन्वेंशनल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है यहाँ पे सीखो आप लोग।
कामराजार पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी. मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ऑन्ड पोर्ट इन इंडिया. विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया. अब एक ट्रिक होती है अलाइक, जब दो स्टेटमेंट एक जैसे फ्रेम हो रहे हो तो देयर आर चांसेस कि उनमें एक स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट सही होगा. और लार्जेस्ट, मोस्ट, ओनली, ये सब थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड भी होते हैं. सो ऑन बेसिस दैट 2 और 3 जो है लार्जेस्ट है पोर्ट इन इंडिया, पोर्ट इन इंडिया, तो देयर आर चांसेस कि दोनों में से एक स्टेटमेंट गलत है. तो मैंने दोनों में से एक मान लिया. कौन सा गलत है मुझे नहीं पता. ऑप्शन भी ऐसा सेट किया था, पता नहीं होना चाहिए कौन सा गलत है कौन सा सही. और कामराजार पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी. कामराज जो थे एक साउथ इंडिया के बड़े कांग्रेस के लीडर थे, सीएम भी रह चुके हैं तमिलनाडु के. तो देयर आर चांसेस कि ये सही होगा पहला वाला स्टेटमेंट, बट मैं श्योर नहीं हूँ. बट एक ट्रिक ये भी बोलती है जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था कि एक स्टेटमेंट अगर तुमने एलिमिनेट कर दिया तो देयर आर चांसेस कि बाकी बचे स्टेटमेंट सही होंगे. तो मैंने लार्जेस्ट में से अलाइक लगा के एक स्टेटमेंट हटा दिया, तो मैंने बाकी दो ले लिए. कौन दो सही हैं मुझे भी नहीं पता, शायद किसी को भी नहीं पता रहा होगा, बट ऐसा ऑप्शन सेट हुआ था तो ओनली 2 पे मैं चला गया. बी ऑप्शन, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट. तो ये फ़ायदा भी हुआ है. सो मैंने आपको दिखाया कैसे मैंने सिर्फ ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. अब इसका कोई रीज़न नहीं होता कि हर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पता ही होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही होता है. यूपीएससी के एग्ज़ाम है, ऐसे ही लोग करते आए हुए हैं. पहले जो बहुत सारे लोग होते हैं उनके 6 के 6 प्रीलिम्स निकलते हैं, बहुत सारे लोग 6 के 6 प्रीलिम्स में फेल होते हैं. तो नॉलेज तो लगभग सबको होती है, बट वही कॉमन सेंस, गेस वर्क, एलिमिनेशन ट्रिक्स, वही सब यूज़ करते आए, इसलिए उनका प्रीलिम्स निकलता था. तो मैं भी आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ कैसे मैंने किया था. तो आई होप समझ गए होंगे 2 क्वेश्चन में. तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ मैं. अब ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का था, मतलब कभी सुना होगा, किसी मूवी में देखा हुआ होगा. साउथ इंडियन मूवी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही हैं, तो उस पर बेसिस सॉल्व करता मैं. हाउ मैनी ऑफ द अबव आर डेसिडिवस ट्रीज. मुझे इतना पता है डेसिडिवस जो है सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है, साउदर्न इंडिया में नहीं होता है. ठीक है, इतना तो ऑब्वियसली ज्योग्राफी में पता होगा, नॉलेज है ही. उसके बाद ऑप्शन पे आते हैं. जैक फ्रूट, महुआ, टीक. महुआ नॉर्दर्न या सेंट्रल इंडिया में बहुत दिखता है. आई मीन जो कारपेंटर काम करते हैं, टेबल, चेयर्स, बेड वगैरह जो भी महुआ से बनता है. टीक भी वही चीज़ है. जैक फ्रूट जो है वो अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है. साउथ इंडियन मूवीज़ वगैरह में, साउथ इंडिया में डेसिडियस फॉरेस्ट नहीं होते हैं. तो देयर आर चांसेस कि जैक फ्रूट जो है वो गलत स्टेटमेंट, मतलब गलत स्टेटमेंट सेट किया गया है, डेसिडियस नहीं है. और मैंने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा, लोग पसंद भी करते हैं जैक फ्रूट, उसकी बहुत कुछ बनता है. सो ऑन बेसिस ऑफ दैट मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया. 2 और 3 मुझे सही लगे, मैंने बी पे गया. तो वही चीज़ जब एक एलिमिनेट कर दो देयर आर चांसेस कि बाकी बचे हुए सही होते हैं, वो भी यहाँ पे काम की. और नॉलेज वाइज भी मैं जा रहा था तो महुआ टीक मुझे पता था डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, बट जैक फ्रूट नहीं होता है. उसके बेसिस पे मैंने सॉल्व किया. अब पता नहीं एग्जैक्टली क्या आंसर है मुझे नहीं पता, बस बी ऑप्शन पे मैं आया. अब इससे देखो फ़ायदा भी है, अगर आपको पता भी नहीं है तब भी आप अप्रॉक्स करके आंसर तक पे आ गए हो. तो 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा कैसे अप्रोच करना है और मैंने कैसे अप्रोच किया था. तीनों अनकन्वेंशनल क्वेश्चन थे, पैटर्न तो ऑब्वियसली एकदम अलग ही था, बट मैंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए और सही किए, वो भी एग्ज़ाम हॉल में. ठीक है, तो एलिमिनेट नहीं हुआ है, एलिमिनेशन वर्क किया है. अब वही है कि लोग कोचिंग वाले या कुछ अपना उस तरीके का कुछ नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट करना चाहते हो, इसलिए उन्होंने ऐसा बहुत तेज़ी से प्रमोट किया कि एलिमिनेशन जो है एलिमिनेट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 4th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. उसके बाद फर्स्ट स्टेट इसमें फाइंड आउट करना है अब करेक्ट स्टेटमेंट. अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था क्योंकि मैंने कुछ बेसिक ट्रिक्स बना रखी थी और उसको मैंने फॉलो करना ही था. और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन भी गलत किया था. क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग मेरी जल्दी में ढंग से क्वेश्चन पढ़ा नहीं था मैंने, जिसकी वजह से भी मेरा क्वेश्चन ये गलत हुआ. ठीक है, सॉल्व करते हैं. अभी तो आंसर पता है इसका. क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ मोर अरेबल एरिया देन चाइना. The proportion of irrigated area is more in India as compared to China. The average productivity per hectare of Indian agriculture is higher than.
डेट ऑफ इंडिया। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, ये तो सब बच्चे को पता होगा कि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का इशू चल रहा है, यहाँ 84 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की हालत, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि मैकेनाइजेशन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में ले आओ। वो 3 फार्मर्स बिल भी उसी बेसिस पे आए थे, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी है नहीं, बहुत अच्छा मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर नहीं है, जैसा छोड़ के गए थे वैसा ही है। तो थर्ड स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत है। बट फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं। इंडिया हैज़ मोर अरेबल एरिया देन चाइना, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। और यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया की बात कर रहा है। अब देखो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि चाइना में ना बहुत ज़्यादा उस तरीके का मैकेनाइजेशन हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे यहाँ पे देखो ना, रिवर वाटर डिस्प्यूट रहते हैं, बहुत जगह ड्रॉट्स आता रहता है, ये सब इश्यूज़ रहते हैं इंडिया में। बट चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना के पास, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, इंडिया के पास मतलब ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए लैंड है कंपेयर टू चाइना, बट चाइना की प्रोडक्टिविटी देखो ना कितना ज़्यादा इंडिया से, तो ऑब्वियसली उनके पास टेक्नोलॉजी है, मैकेनाइजेशन है, और कहीं ना कहीं अच्छे से उनका एक मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इरीगेटेड एरिया प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, इंडिया से ज़्यादा चाइना में है, जिसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो इसमें ओनली 1 सही होगा। मैंने थोड़ा जल्दी में ढंग से पढ़ा नहीं था, इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। बट ये प्योर नॉलेज पे सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉमन सेंस और नॉलेज, यहाँ पे कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगी है, प्योर नॉलेज और कॉमन से सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब आगे करते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किया है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करना है, which one of the following is best example of repeated falls in sea level giving rise of present day extensive marshland, ठीक है। इसमें भीतरकनिका मैनग्रोव्स, मरक्खा नाम साल्ट प्लांट्स, नौपाड़ा स्वैम्प, रन ऑफ कच्छ। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जब बहुत समझ में ना आए तो इसको एक और तरीका होता है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लेना चाहिए, तो एग्जैक्ट समझ में आ जाता है क्या एक्चुअली कहना चाह रहा है। बट मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल, मतलब सी लेवल लगातार डाउन हो रहा है वहाँ पे। गिविंग राइज ऑफ प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड, मतलब ऐसा एक मार्शलैंड है जहाँ पे पानी चढ़ता है, पानी गिरता है, पानी चढ़ता है, पानी गिरता है, पानी चढ़ता है, पानी गिरता है, ऐसा एक लैंड है, जिसमें बताना है। अब नौपादा सैंप हमने शायद नहीं सुना होगा कभी, मरक्का नाम साल्ट पैंस ये भी शायद ही सुना होगा, भीतरकनिका मैनग्रोव सुना है, बट भीतरकनिका ऐसा नहीं है जैसे ये बात कर रहा है, ऐसा भीतरकनिका नहीं है, भीतरकनिका किसी और चीज़ के लिए फेमस है। हाँ, रन ऑफ कच्छ जो है वो हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने मतलब ऑब्वियसली गुजरात से आता है, गुजरात टूरिज़्म उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, मोदी जी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट काम किया है, वैसे भी न्यूज़ में रहता है वो। तो अगर पॉपुलिस्ट भी ट्रिक होती है कि मतलब कुछ भी समझ में ना आए तो जो बहुत पॉपुलिस्ट ऑप्शन लग रहा है उस पर चले जाना चाहिए, क्योंकि करना तो है तुम्हें। 10 क्वेश्चन करोगे, 5 जगह काम करेगा, 5 जगह नहीं करेगा, 5 क्वेश्चन के 10 नंबर हो जाएंगे, 5 जगह के माइनस मार्किंग कितना होगा, 4 नंबर मान लो, तब भी 6 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। तो देयर आर चांसेस कि इस तरीके से भी आप जाओगे तो आप देखो ऐसे ही करना है। लोग बोलते हैं ना 20-30 क्वेश्चन ही पता होते हैं जो लोग सेलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स, बाकी वो लोग एलिमिनेशन यूज़ करते हैं, कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करना है और पॉपुलिस्ट यूज़ करना है, और पता भी रन ऑफ कच्छ हमने सामने मतलब टीवीज़ में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सेम जो बता रहा है वैसे प्रॉपर्टी है उसकी, तो रन ऑफ कच्छ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कच्छ की बात क्या हो, हिंदी ट्रांसलेशन देखोगे ना, वहाँ कच्छ वर्ड क्लियर यूज़ किया है इसमें, तो वैसे भी अपने आप पहुंच जाओगे, सोचना ही नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश में कच्छ वर्ड नहीं यूज़ किया है, बट वहाँ पे कच्छ यूज़ किया है हिंदी ट्रांसलेशन में, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कैसे करना। 6 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इल्मेनाइट एंड रूटाइल अबडेंटली वर्ड पे जाना, अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्स इन इंडिया आर रिच सोर्सेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, नॉलेज किसी को नहीं होगी इसमें, कितना भी कोई ज्योग्राफी पढ़ ले। सॉल्व करते हैं।
ये बोल रहा है अविडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स इन इंडिया। कॉपर को अपने को पता है कि मोस्टली राजस्थान वाला जो प्लेन है वहाँ पे पाया जाता है, तो कॉपर तो नहीं होगा। आयरन हमें पता है मोस्टली ये जो गोंडवाना लैंड एरिया है, सिंहभूम हो गया और ये डेक्कन प्लेटू वगैरह है, इन सब रीजन्स में ज़्यादा पाया जाता है आयरन। एल्युमिनियम की भी ऐसी क्वालिटी है, तो ये भी कोस्टल पे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, टाइटेनियम, सॉरी एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये तीनों नहीं पाए जाते कोस्टल प्लेन में। बट अगर ये तीनों नहीं पाया जाता तो चौथा जो ऑप्शन है वो पाया जाता है। टाइटेनियम अपने को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और इल्मेनाइट जो करके एक वर्ड है एंड रूटाइल, ये दोनों चीज़ हमने पहली बार सुना है। तो अगर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम के होते ये, तो हम लोग बचपन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा होता है, सुना ज़रूर होता है, बट ये अननोन है। और टाइटेनियम के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। और बाकी तीन जो हैं वो नहीं है इसमें से, मतलब वो कोस्टल पे नहीं पाया जाता। तो जो चौथा बच रहा है वो कोस्टल पे पाया जाता है, दैट इज़ टाइटेनियम। ये कॉमन सेंस वहाँ पे लगाना था और वहाँ पे आप आंसर पे आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से छठा क्वेश्चन हो जाता। अब सातवां क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने जब प्रीलिम्स के बहुत सारे मॉक्स दिए थे, मैंने नोट्स बनाया था। उस नोट्स में मैंने प्रॉपर नोट कर रखा था, बट मैंने एग्ज़ाम में पता नहीं क्या सोचे, ट्रिक लगाया क्या लगाया, मतलब नॉलेज न लगा के वहाँ पे ट्रिक यूज़ की, जिसकी वजह से मेरा गलत हो गया। बट ये मेरे नोट्स से क्लियर कट आया है, मतलब मैं दिखाऊंगा कभी। ये नोट्स में नोट कर रखा, जो मैंने मॉक्स बनाए थे, मॉक्स दिए थे बहुत सारे, उसके मैंने बाद में क्रिप्स नोट बना लिए थे, जिसको मैं रिवाइज कर रहा था, उससे सीधा आया था ये। पढ़ते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ड्स कोबाल्ट, a metal required for the manufacture of batteries for electric motor vehicle। ठीक है, अब यहाँ पे अर्जेंटीना, बोस्टवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कजाकिस्तान, ये चार चीज़ें बात की है मैंने। ठीक है, अब इन चारों चीज़ों में तुम्हें देखना, मैप वाइज देखो, अर्जेंटीना कहाँ पाता है, साउथ अमेरिका में है। बोस्टवाना अफ्रीका में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये अफ्रीका में, कजाकिस्तान कहाँ है, वो सेंट्रल एशिया में है। तो देयर आर चांसेस कि कोबाल्ट जो है, अफ्रीकन कंट्री जो है बहुत रिच नेचुरल रिसोर्स कंट्री है, तो बोस्टवाना और कांगो जो हैं दोनों जो हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो देयर आर चांसेस कि इन दोनों में से सही आंसर होगा। एक चीज़ और होता है नॉलेज वाइज, तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो अफ्रीकन कंट्री है, बोस्टवाना भी अफ्रीकन कंट्री है। तो अगर नहीं पता है तो दोनों में से एक ऑप्शन सही होता है। बट एक और ट्रिक होती है, जैसे क्वेश्चन जो चीज़ पूछा गया होता है, जैसे कोबाल्ट फॉर स्टार्ट होता है सी से और कांगो भी सी से स्टार्ट होता है, तो देयर आर चांसेस कि दोनों में से कोई एक सही होगा। मतलब दोनों, मतलब सिमिलरिटी अगर है तो दोनों, मतलब कोबाल्ट सी से स्टार्ट हो रहा है, कांगो भी सी से स्टार्ट आ रहा है, तो देयर अगर देखो, अगर कुछ भी समझ में नहीं, कुछ भी एकदम ब्लैंक हो, तो उस टाइम पे जो भी स्टेट हो, मतलब जो भी स्टार्ट हो रहा होगा, जैसे कंट्री का नाम हो गया, प्लेस का नाम, उसको चूज़ कर लेना चाहिए। ये ट्रिक बोलती है। देखो ट्रिक वहाँ पे लगती है जब नॉलेज आपकी फेल होगी, नॉलेज बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे ट्रिक लगाओ। पहले तो नॉलेज के साथ ही खेलना चाहिए। तो नॉलेज ये बोल रही है कि मतलब नॉलेज नहीं पता है अपने को, क्योंकि मैं भूल गया था, मुझे श्योर नहीं था वहाँ पे, तो उस हिसाब से लगा सकते थे। कोबाल्ट सी से स्टार्ट होता है और कॉन्गो भी सी से है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो मैंने सी से उठा लिया। ठीक है, मतलब मैंने गलत किया था, एग्ज़ाम में मैंने बोस्टवाना लिया था, बट उस तरीके से हम कॉन्गो पे जा सकते थे। ठीक है, ये ट्रिक से सॉल्व हो जाता है। सी फॉर कोबाल्ट एक होता है, मैं बताऊँ कैसे ट्रिक होती है। बहुत सारे कीवर्ड्स पूछे जाते हैं एग्जाम, मतलब वो क्वेश्चन में, उसी से रिलेटेड जो होता है वो आंसर, मतलब जो ऑप्शन होते हैं उसमें दिए होते हैं। तो जैसे एक ये भी होता है कि अलाइक बोलते हैं इसको, सी से कोबाल्ट स्टार्ट हो रहा है, सी से कांगो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी सही हो जाता। ठीक है, 8 क्वेश्चन में आ रहे हैं। यहाँ में बोल रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सूडान एंड युगांडा। ये चारों कंट्री जो हैं ये अफ्रीकन कंट्री हैं। ठीक है, तो अफ्रीकन कंट्री हैं, तो अफ्रीकन कंट्री हैं, तो इसमें हम बात करेंगे कि कॉन्गो बेसिन है, तो कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सूडान एंड युगांडा। सो कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सूडान एंड युगांडा, ये चार कंट्री जो हैं अफ्रीकन कंट्री हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री हैं, तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि तो 8 क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। इसमें 4 कंट्री हैं, कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सूडान एंड युगांडा। ठीक है। तो यहाँ पे ये साउथ, अगर आपने अफ्रीका का मैप देखा होगा तो उस हिसाब से समझ में आ जाएगा कि कैमरून जो है ये कांगो बेसिन, ये नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व होता है। और यहाँ पे वो वाला सी से कांगो, सी से कैमरून, ये भी स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। बिलीग्रिम पहला स्टेटमेंट है, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। अमरकंटक हिल्स कहाँ पड़ती है, अगर हम मैप हमें याद हो तो अमरकंटक से नर्मदा रिवर निकलती है, और अमरकंटक जो है ये विंध्या और सतपुरा का जो कॉन्फ्लुएंस होता है उस वहाँ पे होती है, ना कि सह्याद्री रेंज की। अब देखो यहाँ पे इन्होंने टिल्ट किया है, मतलब होता नहीं मैनिपुलेट करते हैं, जिसको बहुत अच्छे से नहीं पता मैप वहाँ पे वो गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे सह्याद्री ना होकर सतपुरा होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा, बिली गिरिंगम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। बिलीरंगनी वहाँ पे कर्नाटका जैसा कुछ लग रहा है। अगर हमने टीपू सुल्तान या फिर मैसूर वार पढ़ा होगा तो ये वर्ड आता है, बिलीगिरंगनम हिल्स जो है। सतपुरा जो है ये ऊपर है, मतलब ये मध्य प्रदेश में है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। थर्ड, शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। शेषाचलम हमें पता है कि आंध्र प्रदेश में है, तो वही एग्ज़ाम हॉल में नहीं हो पाता, वहाँ पे मैंने गलत किया था, मैंने बी ऑप्शन चूज़ किया था। बट यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर नन होगा। तो ये प्योर नॉलेज पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इन्होंने टिल्ट कर दिया है, बट अगर नॉलेज से थोड़ा सा कूल कंट्रोल होके क्वेश्चन सॉल्व करते तो नन इसका आंसर था, नॉलेज से पूरा। फिर 10th पे आते हैं। With reference to India's project on the connectivity, consider the following statement. East-West corridor under Golden Quadrilateral project connects Dibrugarh and Surat. नहीं पता मुझे। Trilateral highway connects Moreh in Manipur and Chiang Mai in Thailand via Myanmar. नहीं पता मुझे। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कनिंग इन चाइना। नहीं पता मुझे। बट ये तीनों जो हैं डेटा हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि इनमें से कोई एक सही होगा, क्योंकि नॉर्मली जब बहुत सारे डेटा पूछे जाते हैं तो उनमें से एक सही होता है। और मुझे पहला वाला सही लग रहा था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन सा सही है, बट पहला स्टेटमेंट मैंने सही माना था और मैंने ओनली वन चूज़ किया था। और ये जो मैंने सर्कल बनाया, जैसे 10 पे सर्कल बनाया, 12 सर्कल है, तो एक्चुअली ये होता था जब मैं पहले राउंड में पेपर सॉल्व करता था तो मुझे नहीं आता था, तो मैं उस पर सर्कल कर देता था कि मैं सेकेंड राउंड में आऊँगा तब मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो ये सेकेंड राउंड में आया था, तो मेरे पास बहुत कम टाइम था और मुझे जल्दी जल्दी आंसर चूज़ करने पड़ रहे थे। तो मैं सेकेंड राउंड में मैंने इसको सॉल्व किया, जिस जिस क्वेश्चन के ऊपर सर्कल लगा हुआ है, जैसे 10 पे सर्कल लगा इस टाइप के, तो मैंने सेकेंड राउंड में सॉल्व किया है। पहले मैं रीड करके चला गया, मुझे नहीं आया तो मैं छोड़ के चला गया, आगे आया दोबारा तब मैंने सॉल्व किया। तो इसमें जो है ओनली वन है फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिया। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन सा सही इसमें, बट मुझे लगा था वो सही भी है ही। 11th, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, इसमें बाकी मुझे सॉल्व करना। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में एक अच्छी ये थी कि इसमें इनकरेक्ट 2 स्टेटमेंट, इनकरेक्ट वाला सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था जो कि सी था। ये यहाँ पे कैश, मतलब था नहीं कैश था, वो पकड़ना था। खैर बताता हूँ मैं। स्टेटमेंट, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड ऑन द कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। हाँ, हो सकता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इंडिया में, देयर आर चांसेस। यूरेनियम भी हम बहुत ज़्यादा उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। सेकेंड, यूरेनियम इनरिच द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
पहली चीज़ तो ये एटलीस्ट 60% बहुत ज़्यादा है। और जब नंबर डेटा किसी सिटी प्लेस का नाम ये सब होता है तो ये फैक्ट होते हैं, और यूपीएससी में जनरली फैक्ट गलत होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम में फैक्ट सही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 60% मुझे बहुत ज़्यादा लगा था, और एटलीस्ट कीवर्ड जो है वो एक्सट्रीम वर्ड है, तो मैंने उस दोनों के बेसिस पे मैंने सेकंड स्टेटमेंट को, और जनरल मतलब कॉमन सेंस भी लग रहा था ये गलत स्टेटमेंट है, तो मैंने सेकंड स्टेटमेंट को गलत माना था, फर्स्ट स्टेटमेंट को सही माना था। तो उस पे बेसिस पे मैं सी पे करेक्ट पहुंचाऊंगी। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। 12, अब ये भी मैंने बाद में किया था। फर्स्ट, marsupials आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ओके, marsupial कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रीडेटर्स। अब देखो दोनों स्टेटमेंट थोड़ा समझो उसके बाद बताओ। माउंटेन marsupials आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, नहीं पता मुझे। marsupials कैन थ्राइव ओनली, यहाँ पे ओनली कीवर्ड देखो, पहला भी एक्सट्रीम जा रहा है बट सेकंड पे आओ, दोनों गलत वाले ऐसा कुछ सेट किया नहीं इन्होंने, तो एक ही गलत है दोनों में से। ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडिटर्स, भाई प्रेडिटर्स नहीं है तो फिर जी कैसे रहा है वो। और सेकंड ओनली, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो ऑटोमेटिक फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसमें सी आंसर आएगा। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। अब देखो ये दोनों गलत स्टेटमेंट लग रहे थे बट सेकंड वाला बहुत ज़्यादा गलत था, ओनली था इसमें, नो प्रेडेटर्स बहुत एक्सट्रीम जा रहा है ये, तो मैंने सेकंड गलत किया, मतलब तो फर्स्ट अपने आप सही हो गया, तो सी पे आ जाओ। होप समझ में आ रहा होगा ये, ऐसे ही करना है। PYQ भी खूब अच्छे से करना, तो वो बहुत सारे डेटा छोटे छोटे चीज़ें जो पूछ रहा है स्टेटमेंट में वो याद रहेगा। 13, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप द डेवलप ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या है IUCN, दूसरा क्या है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तीसरा क्या है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, डी क्या है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये चार चीज़ें हैं। अब इसको एकदम ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था, नहीं पता था बट इसको सॉल्व तो करना ही था। अब मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व किया मैंने, आपको भी कैसे अप्रोच करना चाहिए। इन्वेजिव स्पेशलिस्ट ग्रुप, ठीक है, इन्वेजिव स्पेशलिस्ट ग्रुप, स्पेशलिस्ट ग्रुप क्या होता है, जहाँ पे कुछ डेटा वगैरह रखा जाता है सारी चीज़ें। अब IUCN के बारे में तो ये होता है ना, हम पढ़ते हैं IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वनरेबल है, ये सारी चीज़ें IUCN रेड लिस्ट में हम पढ़ते हैं। तो देयर आर चांसेस कि ये हो सकता। बाकी स्टेटमेंट चेक करते हैं। ऑप्शन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में किसी और चीज़ के लिए, इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए, ना कि इन्वेसिव स्पीसीज के लिए है, तो ये नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये भी कुछ और ही चल रहा है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये फंड इकट्ठा कर रहा है नेचर को सस्टेन करने के लिए, तो ये भी नहीं है। बट IUCN हमें पता है, IUCN में हम पहली चीज़ तो यहाँ पे सबसे जरूरी था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब IUCN, ये तुरंत समझ जाना, ठीक है, क्योंकि हम हर चीज़ IUCN नेम से ही पढ़ते हैं इसमें। तो IUCN समझ में आ गया कि IUCN की बात कर रहा है। अब IUCN में क्या होता है, जो रेड डेटा बुक होती है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड, डेंजर्ड, वनरेबल, ये सारे अलग अलग ग्रुपिंग होती हैं, तो उनमें इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप भी होता है, ये पता है अपने को, तो IUCN हो जाएगा। नॉलेज से हम सॉल्व कर लेंगे, बाकी थोड़ा सा कॉमन सेंस। 14 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, दो इसमें बहुत सारे आंसर वेरी कर रहे हैं, बट मैंने कैसे अप्रोच किया था बात करता हूँ। लायन टेल्ड मकाकू, मालाबार सिवेट एंड सांबर डियर। लायन टेल्ड मकाकू ये बंदर होता है, तो मोस्टली बंदर जो होते हैं दिन में होते हैं। मालाबार सिवेट जो होती है बहुत न्यूज़ में थी, ये कैट जैसी होती है, मतलब हर मैगजीन में थी 2-3 साल से, तो ये तो सबको पता था कि मालाबार सिवेट जो होती है रात में होती है, तो ये तो पक्का सही है। उसके बाद सांबर डियर। अब डियर जितना मुझे पता है कि डियर जो होते हैं वो दिनों में होते हैं, बट अब शायद स्पेशल क्वालिटी है क्या है, अब बहुत सारे लोग इसका ओनली 2 ऑप्शन दे रहे हैं, 1 नहीं दे रहे, बट मैंने डियर को भी दिन वाला माना था और लायन टेल्ड मकाकू को भी दिन वाला माना था, और मालाबार सिवेट जो था वो तो मुझे पता था रात में है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे मैं
ओनली वन पे आया था बट गलत है। देखो यहाँ पे अगर मैं ट्रिक से जाता कि मैंने इसे लायन टेल्ड मकाको जो था उसको एलिमिनेट कर दिया था, तो बाकी बचे दो हैं वो सही होने चाहिए, तो मैं ओनली टू पे जाता तो मैं सही हो जाता। बट हमेशा नॉलेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। नॉलेज मुझे बता रही थी कि नॉलेज के हिसाब से समझ में आ रहा था मुझे थर्ड और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत है, तो ओनली वन होना चाहिए। तो मैंने गलत ऑप्शन चूज़ किया, बट नॉलेज को हमेशा पहले रखो देन एलिमिनेशन ट्रिक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 14 करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये एकदम प्योर कॉमन सेंस पे था, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ना, इसमें कोई ट्रिक लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म बैगल डांस फॉर other of their kin to indicate the direction and the distance to a source of their food? Butterflies, dragonflies, honeybees, wasps। ठीक है, तो हनी भी मतलब मधुमक्खी होता है। मधुमक्खी को हमने देखा होगा भिन 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 करते रहते, भिनभिनाते रहते हैं, वो डांस करते रहते हैं या फिर वो ग्रुप में ऐसे होते हैं, तो मधुमक्खी देखा है। तो मैंने मधुमक्खी मतलब हनी बी को चूज़ किया था। बाकी ड्रैगन फ्लाई ऐसा नहीं देखा था मैंने, वो बैगल जैसा बैगल डांस करते हैं। बटरफ्लाई भी ऐसा नहीं है, बस पता नहीं क्या होता, मैंने पता ही नहीं था मुझे। तो मैंने कॉमन सेंस जो मैंने देखा था, कॉमन सेंस लगाया कि हनी भी ऐसा करती है। हनी भी इसमें पॉपुलिस्ट भी था, क्योंकि फालतू चीज़ यूपीएससी नहीं पूछता। हनी बी का बहुत यूटिलाइजेशन है आजकल, बहुत प्रमोट किया जा रहा है हनी को, तो उस हिसाब से इन्होंने उस चीज़ को पूछ लिया। जैसे याद हो एक पूछा था उसने डोरिंडा पूछा था, मोरिंडा पूछा था, और बहुत सारी चीज़ें मतलब जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उसको पूछ रहे हैं वो लगातार। तो हनी भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हनी भी एक पॉपुलिस्ट भी था और मुझे कॉमन सेंस से लग भी रहा था कि इसका यही होना चाहिए आंसर, तो मैंने चूज़ किया और सही था। तो कॉमन सेंस इसको सॉल्व कर सकते थे। 16 पे आते हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन तो मतलब फ्री के क्वेश्चन होते हैं। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम हैव बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। अब इसमें चारों सही होंगे ऑल। अब देखो अगर PYQ किया है आपने तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन पहले भी पूछे हैं, और ट्रिक ये बोलती है जब सम 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 करके, तो अब सम है तो सम, इतनी बड़ा इंडिया है, इतने सारे मशरूम के बहुत सारे वैरायटीज़ होंगे, सब थोड़ी पता हमें कौन कैसा है, तो सम तो होंगे ही। अगर वेन डायग्राम पढ़ा है तो सम वाला याद होगा ना, वो कैसे कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे सम डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर बफेलो वाला हम लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं, वैसा ही कुछ है यहाँ पे, तो सही होता है। सम में तो कुछ भी आ जाएगा ना, सम में 1 आ जाएगा, सम में 99 भी आ जाएगा। तो चारों के बेसिस पे हम ऑल पे जाएंगे, ऑल 4 पे। ठीक है, कॉमन सेंस से ही होगा। 17 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वायरल्स। स्क्वायरल क्या होता है, गिलहरी जैसी कुछ होता है, तो इसमें बताना हमें दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग burrows in ground, they store their food materials like nuts and seeds in the ground, they are omnivorous। अब देखो बहुत सारी इनकी वैरायटीज़, बहुत सारी प्रजातियाँ होंगी स्क्वायरल्स की, अपने को नहीं पता कौन कौन से, तो यहाँ पे वही सम टाइप वाला आ गया। ओमनीवोरस हो सकती हैं, अब नॉर्थ ईस्ट में पता नहीं क्या खा रहे होंगे, अपने को नहीं पता ना, जो अपने घरों में हमने गिलहरियाँ देखी वही देखी हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, कॉमन सेंस पे जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। सीधा जो एक जनरल बातें कर रहा, तीनों स्टेटमेंट जनरल लग रहे हैं, ये एलिमिनेशन ट्रिक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। प्लस PYQs बहुत ज़्यादा करोगे तो यूपीएससी का ऐसा पैटर्न रहा है, बहुत कॉमन चीज़ें पूछता है वो, बहुत ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं घुसाना, ऐसे इजी क्वेश्चन गलत होते, बहुतों ने गलत किया था। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 जो है ये ऑल सही होगा। बहुतों ने ओमनीवोरस को गलत माना था, भाई नहीं पता अपने को कहाँ पे कौन सी गिलहरी पाई जा रही है, क्या खा रही है, कीड़े मकोड़े खा रही हो किसको पता है। तो ऑल स्टेटमेंट सही है। 18 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मैनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट्स विथ टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पहला स्टेटमेंट है।
Some microorganisms can grow in environments with temperature below the freezing point of water. Some microorganisms can grow in highly acidic environment with pH below 3. हाँ, तीनों पॉसिबल है ना। सम तो हम एलिमिनेट मतलब सॉरी लिमिटेशन कैसे लगा सकते हैं, हमें नहीं पता कितना, इतनी वैराइटीज़, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें नहीं पता कि मतलब pH 1 पे कौन बॉयल कर सकते हैं, pH 2 पे कर सकते हैं, तो सब में तो सब कंसिडर हो जाए। यूपीएससी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो ये जो बाकी दो मैंने क्वेश्चन किए वैसा ही क्वेश्चन ये भी था, ये भी एक ईजी क्वेश्चन था, इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। तो ये इसमें ऑल स्टेटमेंट सही होगा। अब समझ पा रहे हो ना, सम वाला सही होता है, इसमें ये ट्रिक होती है। मैं ट्रिक डिस्कस करूँगा तो मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों स्टेटमेंट सही है, तो मैंने सॉल्व किया, इसको ऑल ले लिया। उसके बाद which one of the following makes a tool with a stick of scrap insects from a hole in a tree or a log of wood। ठीक है, इसमें ए और डी तो हट जाएगा, स्लॉथ बियर अपने को पता है, फिशिंग कैट पता है क्या होता है। अब ये दो चीज़ें ओटर एंड ओरंगुटनम। अब मुझे उस समय ध्यान नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने सी चूज़ किया था यहाँ पे, बट इसका आंसर बी है। और ये चारों जो स्पीसीज़ है ना, ये चारों PIQs हैं। जैसे सुना भी होगा कि इन्वायरमेंट में जो चीज़ें ऑप्शन में हो अगले साल या कमिंग ईयर्स में एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चारों चीज़ें अगर PIQ चेक करोगे तो पहले पूछा जा चुका है। तो अच्छे से किया होता तब भी कर सकते थे, या फिर याद रहे एग्ज़ाम टाइम में तब भी कर सकते थे, ठीक है। वैसे भी बी और सी में एक सही होना है, और लक ले लो, अगर मैंने सी लिया तो मेरा गलत, अगर मैं बी लेता तो मुझे 2 नंबर मिल जाते, सी लिया तो 2 पॉइंट मतलब नुकसान हुआ 2.66 का, -0.66 हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एरोसोल, foam agents, fire retardants, lubricants. In the making of how many of the above are hydrofluorocarbons? HFC कौन से हैं? मतलब in the making of how many of the above are hydrofluorocarbons? Aerosols, foam agent, fire retardants and lubricants. अभी मुझे नहीं पता था, मैंने बी चूज़ किया था क्योंकि मुझे लगा था कि 2 स्टेटमेंट शायद गलत हैं, 3rd एंड 4th, बट इसका आंसर वेरी कर रहा है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का। कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं, तो इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये मतलब सरप्राइज क्वेश्चन था। 21 स्टेटमेंट 2, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स in infrastructure investment trust in which distributed to their investor in exempted from tax but the dividend। अब देखो इसमें क्या है कि टैक्स तो अब हर चीज़ से पड़ रहा है ना, डिविडेंड पे भी टैक्स पड़ता है, इंटरेस्ट पे टैक्स पड़ता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है, इन्वेट्स आर रिकॉग्नाइज एज अ बोरोअर अंडर द securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act 2002। अब एक्ट वगैरह नॉर्मली गलत होता है, बट पहला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो गया, तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो इसका आंसर डी होगा। मैंने गलत जो भी था मैंने गलत किया इसको, बट पहला स्टेटमेंट एकदम कॉमन सेंस है कि इंटरेस्ट हर चीज़ पड़ रहा है, डिविडेंड पे भी पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे भी पड़ रहा है, हर चीज़ पे टैक्स पड़ रहा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा। सेकंड स्टेटमेंट जो एक्ट की बात कर रहा है वो सही है, पहला गलत हो जा रहा है, सेकंड तो बाय डिफ़ॉल्ट सही हो जा रहा है। नेक्स्ट, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। स्टेटमेंट 2, सेंट्रल बैंक्स जनरली assumes that they have the ability to contract the rising consumers price via monetary policy means। ठीक है, पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। अब यहाँ पे ना मॉनेटरी पॉलिसी का एक
समझना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई वाला। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसमें अब इंटरेस्ट हाइक हुआ है तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो बैंकों में आएगा। ठीक है, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे क्या था, बहुत ज़्यादा इजी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की थी गवर्नमेंट ने, बहुत ज़्यादा पैसे, आत्मनिर्भर भारत या बहुत बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में आ गया था, तो एक्सेस पैसा जो है मार्केट में उसको खींचेंगे पोस्ट पैंडेमिक, तभी थोड़ा सा इकोनॉमी ठीक होगी। तो पहला सही है। सेकेंड, सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। ठीक है, ये भी सही है। और इसका फर्स्ट का सेकंड एक्सप्लेनेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए इसका सही होगा। आई होप समझ रहे हो आप लोग। फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन सेकंड है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो इसका एक्सप्लेन उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट, तो दोनों सही होंगे, ए सही होगा। अगर देखो वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है कि मतलब कैसे मैंने अप्रोच किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों तक प्रमोट करो, जिसका ही हेल्प हो जाए, और कमेंट में बताना कैसा लगा आपको वीडियो ये। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये सही बात कर रहा है। कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू वन ऑफ द मोस्ट, जनरल स्टेटमेंट है। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, ये भी सही बात है, बट फर्स्ट को सेकंड एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो है वो सही होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। 24, which of the following activities of the Reserve Bank of India is considered to be part of sterilization? स्टरलाइजेशन आपको मेरे को पता है बहुत अच्छा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। स्टरलाइजेशन मतलब सुबह शाम, जैसे मान लो कहीं कोई चीज़ ज़्यादा हो गया, जैसे कहीं लोन ज़्यादा हो गया तो उसको डिपॉजिट में कन्वर्ट करना, मतलब डिमांड सप्लाई जो मार्केट चलती है उसी को स्टरलाइजेशन विद इन कंट्री। ये नहीं बाहर से पैसा, अगर मान लो इकोनॉमी में पैसे की ज़रूरत है तो आरबीआई पैसा डालेगा या फिर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर जो इंडिया में वो पैसा डालेगा, बाहर से पैसा नहीं आएगा, इसको स्टरलाइजेशन बोलते हैं, न्यूट्रल करना वो चीज़ है। तो ये गलत मैंने कर दिया था, थोड़ा पता नहीं जल्दी में समझ नहीं पाया था इसको, बट इसका ऑप्शन ए होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सिंपल था क्वेश्चन बट गलत कर दिया मैंने, नॉलेज से सीधा। कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये बहुत ही ज़्यादा बार रिपीटेड हुआ है, ये मतलब हर टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था, प्लस ये पीवाईक्यूज में कई बार आया है, तो ये बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बट ऑब्वियसली सब क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हो, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने चाहिए अटेम्प्ट, क्योंकि कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे, कुछ एलिमिनेशन ट्रिक्स लगेगी, तब आप बैलेंस नंबर पा जाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि 50, 60, 70 क्वेश्चन करके आओगे तो फिर वही कट ऑफ से 2 नंबर 4 नंबर नीचे रह जाओगे। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट भी करता है यूपीएससी, तो जितना जनरल कट ऑफ लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे 15 नंबर ज़्यादा अगर तुम्हारे आ रहे हो तो मतलब पहले दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो मेंस की, वो चीज़ होता है। बट ऐसे मान लो कि 90 नंबर कट ऑफ जा रहा है, किसी कोचिंग से आप 89 आ रहे हो, किसी से 91 आ रहे हो, कहीं से 90 आ रहे हो, तो आप हो नहीं हो इसी डिलेमा में 15 निकल जाता है। फिर रिजल्ट आता है तो 2 दिन संभालने में लग जाता है कि भाई चलो प्रीलिम्स तो निकल गया, मेंस की तैयारी कैसे करें। तो ये 15 दिन बचाए जा सकते हैं। और मेंस की प्रिपरेशन में जो लास्ट के 3 महीने होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, वहाँ पे एक एक दिन इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि एक जोश होता है वहाँ पे, तो कोशिश करना चाहिए कि जितना भी कट ऑफ जाए उससे 15 नंबर मेरे कम से कम ज़्यादा आ रहे हों, तो पहले ही दिन पढ़ने बैठते हैं मेंस के लिए। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो मैंने जहाँ जहाँ ट्रिक्स लगाई थी वो मैंने आपको बताया, जहाँ पे मैंने नॉलेज लगाई वो बताया, जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं जो नहीं होने चाहिए तो वो भी मैंने बताया आपको। प्लस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जैसे हनी बी वाला और सम वाले 2-3 क्वेश्चन थे, वो बहुत कॉमन सेंस के क्वेश्चन थे, उसमें गलत की कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं थी। तो पैटर्न चेंज था बट डजेंट मैटर ना,
क्वेश्चन ईजी भी तो थे बहुत सारे, उसको सॉल्व किए जा सकते थे। एग्ज़ाम में ये होता है, ये लोगों को एक हाइप बना, ऑब्वियसली यूपीएससी सरप्राइज इसलिए करता है कि जो लोग फर्स्ट अटेम्प्टर हों या फिर जो लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए हों वो हड़बड़ा जाएँ, और हड़बड़ा जाएँ तो ये इट्स लाइक अ 2020 गेम। जब हड़बड़ा के शुरुआत में आपके विकेट गिर गए ना तो फिर संभल नहीं पाओगे, बहुत अच्छा स्कोर नहीं दे पाओगे। बट अगर जो लोग संभल जाते हैं वो निकाले जाते हैं। आपका टॉप कितना गया होगा? 80 नंबर गया होगा। जिनका सी सेट क्लियर हुआ होगा वो तो बहुत ईजिली मेंस लिखे होंगे। तो ठीक है, 25th गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। पूछ रहा है हाउ मैनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट्स। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और ट्रेजरी, कैपिटल मार्केट और करंट मार्केट का कॉन्सेप्ट पता है ना, उस बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ये ट्रेजरी बिल, मतलब ये करंट मार्केट होता है। मतलब करंट मार्केट और कैपिटल मार्केट कॉन्सेप्ट क्या होता है? 365 डेज या उससे कम के अंदर का जो जितने भी होते हैं बॉन्ड्स वो करंट मार्केट के होते हैं, और जो 365 डेज मतलब एक साल से ज़्यादा के होते हैं वो कैपिटल मार्केट में काउंट करते हैं। बेसिक डिफरेंस है। तो ट्रेजरी बिल जो होता है विद इन ए ईयर के लिए होता है। कॉल मनी जो होता है वो ऑब्वियसली अपने सबको पता है इकोनॉमिक्स में कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो जो गड़बड़ रहता है, मतलब तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए कॉल मनी होती है। मतलब कहीं से लोन लेके बैंक अपना दिखाता है कि मेरा सही है, लोन और डिपॉजिट मेरा सही है, तो कॉल मनी होती है, अर्जेंट बेसिस पे लिया जाता है। और ट्रेजरी बिल अपने को पता है विद इन ईयर के लिए होता है। तो ऑन बेसिस ऑफ दो ये दोनों करंट मार्केट के पार्ट हैं, और स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट जो है कैपिटल के हैं। तो ओनली 2 ऑप्शन इसका सही होगा, 2 गलत है। ठीक है, हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। 25 कर लिए ना? हाँ, 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब समझ में आ रहा होगा ना कैसे अप्रोच करना है। हो सकता है बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन में ना दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी नॉर्मल एस्पिरेंट ही हूँ, बट मुझे लगा लोगों की हेल्प करनी चाहिए। एक हुआ बना था कि एलिमिनेट हो गया है, ऐसा नहीं है, एलिमिनेट नहीं हुआ है। मैंने सॉल्व किया दिखा रहा हूँ। बहुत जगह तो मैं एलिमिनेशन लगा ही नहीं पाया, बहुत जगह लगाया गलत हुए। तो ऑब्वियसली 100% एलिमिनेशन नहीं होता। ट्रिक तो 100% थोड़ी वर्क करती है, 70-60% भी वर्क कर जाए बहुत होता है। बट मैंने बहुत जगह दिखाया कि मैंने वर्क किया, उससे नॉलेज भी लगी है। तो इतना ज़्यादा हवा नहीं बनना चाहिए कि मतलब 23 में कन्वेंशन ही चेंज हो गया, PYQ करें कि ना करें, मॉक्स करें कि ना करें, कैसे करें, कुछ नहीं। जैसा पहले प्रिपरेशन लोग करते थे, जिन्होंने 22 का अटेम्प्ट दिया, 21 का जो भी तरीका अपनाया था 23 के लिए, वैसे ही करें। 2011 से 2023 तक के PYQ बहुत अच्छे से करें, मॉक्स खूब सारे लगाएं, उसके नोट्स बना लें, PT पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, उसी में से पेपर आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। और बेसिक बुक्स जो हैं उसको रिवाइज करें, उस समय डिस्कस करूँगा आगे। तो दिख रहा होगा कि कैसे ट्रिक लग रही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 26 पे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड। अभी ऐसे स्टेटमेंट ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो अगर देखो स्टार्टिंग के टाइम में हो तब तो ठीक है, आप चारों पढ़ो अच्छे से। मैंने क्या किया था मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले बहुत तेज़ी से स्कैन किया। स्कैन में क्या मैंने पाया कि B और C स्टेटमेंट जो हैं थोड़े इन दोनों की टोनिंग जैसी है। ठीक है, तो पहले B और C को ही क्यों ना पढ़ा जाए, बाकी A और D को बाद में पढ़ेंगे। फिर मैंने B और C को पढ़ा तो मुझे ये लगा कि B जो है ज़्यादा अच्छी बात कर रहा है जो क्वेश्चन पूछा है कंपेयर टू C, क्योंकि बात क्या कर रहा है, स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड, मतलब छोटे फार्मर्स जो हैं उनको मिलके वो बड़ी फील्ड बना लें, कोऑपरेटिव फार्मिंग जैसा। और 20 स्टेट में क्या बोल रहा है, मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। इसलिए तो गवर्नमेंट प्रमोट ही कर रही है, आज से नहीं, आफ्टर इंडिपेंडेंस कर रही है
कि जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो मिल के कोई बड़ा लार्ज उनकी फील्ड बन जाएगी, वहाँ पे जो भी करना है उनको एग्रीकल्चर कर लेंगे, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कोऑपरेटिव फार्मिंग बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी उनकी। ये तो गवर्नमेंट का एजेंडा है। तो जो क्वेश्चन पूछा है सीधा सीधा, इवन स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड को अगर हम एलोबरेट करें तो भी स्टेटमेंट आ रहा है। तो देखो यहाँ पे दो चीज़, एक होती है अलाइक ट्रिक, एक जैसे जब स्टेटमेंट हो तो पहले उनको पढ़ना चाहिए। बी और सी को मैंने पढ़ा, बी मुझे एकदम लगा एकदम सही है, तो मुझे और क्या चाहिए, ए और डी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 99% चांसेस हैं कि बी ही सही होगा। भले एग्ज़ाम में भी आप श्योर हो जाओगे यही सही होगा, अगर आपके पास टाइम परमिट करते तो आप जल्दी जल्दी पढ़ लो, बट आप घूम फिर के बी पे ही आओगे और बी ही सही आंसर है, तो मैंने बी चूज़ किया था। 27, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड, ठीक है, ये गलत कर दिया मैंने, बट पता होना चाहिए था। 22 जो MSP होते हैं उसमें नाइजर वे काउंट होता है, अब पता नहीं क्यों मैंने गलत किया, मुझे नहीं पता। नाइजर इज कल्टिवेटेड एज ए खरीफ क्रॉप, यहाँ पे शायद मैंने गलत किया होगा। मोस्टली जो ऑयल सीड्स होते हैं वो रबी में होते हैं, जो ठंड का टाइम होता है वहाँ पे उनकी सोइंग होती है, जैसे मस्टर्ड हो गया, फिर और सारे मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब सारी चीज़ें ठंड में ही बोए जाते हैं, तो इसलिए शायद मुझे लगा होगा खरीफ गलत है इसमें। और थर्ड वाला जो है सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज़, ऑब्वियसली तो सही बात है, ट्राइबल क्या नॉर्मल भी लोग, मतलब ट्राइबल्स जो नहीं हैं वो लोग भी यूज़ करते हैं, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखो सम यहाँ पे भी सही हो गया, कुछ लोग करते कुछ लोग नहीं करते होंगे, तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, बट मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गया खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के चक्कर में, क्योंकि मुझे मतलब मेरा नॉलेज ऐसा बोलता था कि रबी में ज़्यादा ऑयल सीड्स होते हैं, इसकी वजह से मैंने ओनली 2 लिया था, बट यहाँ पे ऑल 3 सही है, तो मेरा गलत हो गया, नॉलेज पे क्वेश्चन था, ट्रिक यहाँ पे नहीं लगी। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट, ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंटरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, हाउ मेनी ऑफ द इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इंटेंजिबल और टेंजिबल जो होता है ख़त्म हो जाता है कुछ टाइम पे, इंटेंजिबल जो होता है जो लॉन्ग टर्म तक चलता है, मतलब ख़त्म नहीं, जैसे मतलब अब ताजमहल जो है, अब इंडिया की क्या है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, बट किसी के बैंक में रुपया जो है वो टेंजिबल है, आज है कल नहीं रहेगा, बट ताजमहल तो बहुत टाइम तक रहेगा ना, तो वो चीज़ है। तो मैंने उस बेसिस पे ओनली 2 चूज़ किया था, इन्वेंटरी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बट बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इसका आंसर सी दे रहे हैं, बट पता नहीं, मुझे लगता नहीं यूपीएससी क्या देगा, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। 28 पे आते हैं, फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन द 15 फाइनेंस कमीशन यूज हाउ मेनी ऑफ द अबव आर क्राइटेरिया। अब इतना डिटेल में किसी को नहीं पता होगा, बट ऐसे क्वेश्चन में समझना चाहिए कि एक होता है, एक ट्रिक होती है, मैं बताऊंगा कि एक होता है ऑड इवन पेयर वाला, जब 4 स्टेटमेंट से ज़्यादा हों तो उस केस में क्या होता है कि अगर ऑड स्टेटमेंट है, मतलब जैसे 5 हैं 7 हैं, तो आंसर भी ना ऑड वाला आएगा, मतलब और इवन है तो आंसर इवन आएगा, बट 4 से ऊपर हो, तो यहाँ पे 5 हैं तो आंसर या तो 1 होगा या तो 3 होगा मेरे उस ट्रिक के हिसाब से। और मैंने इसको सॉल्व किया, थोड़ा बहुत मुझे याद था इसमें, और ऑब्वियसली कॉमन सेंस इतना तो पढ़ा ही है कि फाइनेंस कमीशन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं 3 पे पहुंच गया, ओनली 3, और वो सही भी है, ट्रिक भी यहाँ पे लगी, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा, ऑड इवन वाली ट्रिक लगी, वो मैं ट्रिक को डिटेल में बताऊँगा कैसे करना है, अभी तो मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ऐसे मैंने यूज़ की ट्रिक्स। 30 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव does UNOP's sustainable investment in the infrastructure and innovation S3I initiative focus on its investment। अब इसको भी मैंने उसी से सॉल्व किया था कॉमन सेंस से, मुझे नहीं पता था, पहली बार सुन रहा था, मुझे लगा 3 चीज़ें इसमें सही होंगी और ओनली 3 सही रहा इसमें, क्योंकि मैंने एक इसमें एलिमिनेट कर दिया था, तो बाकी बचे हुए सही होते हैं। 31, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, मतलब हम पढ़ते आ रहे हैं पॉलिटी में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसको भी लोगों ने गलत किया है,
बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पढ़ो चारों चीज़ें। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बिल्कुल नहीं। द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, ये तो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो आर्टिकल 14 की बात कर रहा है। तो इन चारों में एक सिंपल सी बात आ रही है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कॉमन सेंस। 32 In India, prisons are managed by state government with their own rules and regulation for the day-to-day administration of prison. प्रेजेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इन इंडिया प्रिजन आर गवर्नड बाय द प्रिजन एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे मुझे जो ट्रिक पता थी उसमें जैसे एक्ट वगैरह जो होते हैं वो गलत होते हैं, बट यहाँ पे सही हो गया, जिसकी वजह से मतलब मैंने सेकेंड स्टेटमेंट को गलत माना था, बट यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 33 Which one of the following statement best reflect the chief purpose of constitution? It defines the limit of the power of government. सिंपल सा है, चारों स्टेटमेंट पढ़ो, ऐसे ही आते हैं पॉलिटी में क्वेश्चन। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं, जो बहुत लोग गलत भी कर देंगे कुछ नया सोच के, बट एकदम सिंपल सा उनको पकड़ना है। सिंपल सी बात है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, लिमिट करना है पावर ऑफ गवर्नमेंट की, नहीं तो टायरेनी आ जाएगी, वो तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन से अगर गवर्नमेंट चलेगी तो तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं मीन्स में। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी चल रही हैं, डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है। तो सिंपल सा ये था। अब देखो ट्रिक या फिर हर क्वेश्चन तो सही नहीं किया जा सकता। 100 में कोई 100 सही कर दे तो 200 नंबर लाएगा, तो फिर कैसे पॉसिबल है, फिर यूपीएससी क्या वैल्यू रह जाएगी। हाँ बट 70 क्वेश्चन 72 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, उसमें 30 गलत होंगे, तब भी तुम्हारे 120 नंबर के करीब आ जाएंगे, जो कि कट ऑफ कभी इतना नहीं जाने वाला 120 नंबर। तो तुम फॉरेस्ट का भी क्लियर कर लोगे कट ऑफ, और इसका भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा जो सीएससी एग्ज़ाम का। ठीक है, 33 सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। 34 In India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights? 42nd अमेंडमेंट। सिंपल सा चीज़, सबको पता है कि 42nd अमेंडमेंट में ये चीज़ आई थी, सिंपल। बाकी तो ऑब्वियसली ये पता है सबको यार, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42nd। इससे इजी क्वेश्चन क्या आ सकता है, बट वही कि वहाँ दिमाग ख़राब नहीं करना है, एकदम सिंपल से स्टेटमेंट को पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी वाला पढ़ो, अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी वाला, नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश वाला पढ़ो। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट सिंपल सा है, आ जाओ आंसर पे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडी इन इंडिया आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ये नहीं पता था मुझे, मैंने ऑप्शन बी चूज़ किया था, बट इसमें एक ही बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मुझे लगा था कि 2 सही होंगी, मैंने NCDRC को ले लिया था, बट गलत है। ये फर्स्ट वाला पता था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, तो अभी रिसेंटली आया है, तो ये सिंपल था, किया जा सकता, मैंने गलत किया। ये वाला क्वेश्चन जो है, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड, ये स्टेटमेंट पढ़ लेना आप लोग, उस पर नॉलेज लगी हुई है। इवन ये PYQ भी है, मतलब किसी ने PYQ किया होगा तो ऐसे क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं। तो तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, ऑन बेसिस ऑफ दैट मैंने डी ऑप्शन चूज़ किया था। लंबे लंबे स्टेटमेंट हैं बट इजी स्टेटमेंट है, सबने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, लक्ष्मीकांत के बाहर का नहीं है। ये पार्लियामेंट, इलेक्शन और प्रेसिडेंट, ये 3 चैप्टर को मर्ज करके बनाया गया हुआ क्वेश्चन है, बट तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी इसका आंसर सही है। अगर जो भी डाउट्स लग रहे होंगे या कुछ अच्छे मतलब कुछ सजेशंस है या वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट रहेगा तो समझ में आएगा कि मैं कैसे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट हो पा रहा हूँ। ठीक है, अगला 37, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये बिल पे क्वेश्चन है, दो इसमें भी लोगों का डिस्प्यूट है कि सी आंसर है या फिर ए आंसर है, बट मैंने सी चूज़ किया था, बहुत लोग ए बता रहे हैं।
ये तीनों मतलब इसमें डिस्प्यूटेड है, शायद यूपीएससी इसको डिलीट कर दे या फिर पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैंने सी चूज़ किया था क्योंकि मुझे लगा था कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब पॉलिटी में नॉलेज लगेगा ना यार, पॉलिटी में क्या ट्रिक लगाओगे। अब 3-4 क्वेश्चन तो एकदम ईजी वाले आते हैं, बाकी थोड़ा सा नॉलेज तो क्या सब कुछ थोड़ी परोस के मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई एन एरिया एज ए कम्युनिटी रिजर्व। इस वाले में मेरा गलत हो गया था, मैंने 20 चूज़ किया था, बट आंसर सही है इसका, बहुत सारे लोग दे रहे हैं। मुझे लगा था 2 ही सही हैं, बट इसमें तीसरा वाला, फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी सही है। 39, with reference to scheduled areas in India, consider the following statement. Within a state, the notification of an area as a scheduled area takes place through the order of the president. सही बात है। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया डिस्ट्रिक्ट एंड लोवेस्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो चीफ मिनिस्टर, देखो यहाँ चीफ मिनिस्टर जो किसी का नाम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो गया, पीपल का नेम हो गया, प्लेस का नेम हो गया, कंट्री का नेम होता है, जनरली ये गलत होता है। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के बजाय गवर्नर होता तब सही हो जाता, तो यहाँ पे इन्होंने मैनिपुलेट किया है। तो ये पता होना चाहिए, स्टेटमेंट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा चीफ मिनिस्टर के पास इतनी पावर नहीं होती शेड्यूल एरियाज़ में, गवर्नर के पास, क्यों सेंट्रल कंट्रोल करना चाहता है। जो पढ़ते हैं ना नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे रीजन्स जो हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा, फर्स्ट और 2 सही होगा, बी सही है इसमें। 40 में भी वही चीज़ है, मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट रनिंग में पढ़ दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड in some judgment that the reservation policies made under Article 16 subclause 4 in the Constitution of the India would be limited Article 335 to maintain the effective, okay, Article 335 is the Constitution of India defines, देखो Constitution में कुछ भी डिफाइन नहीं है, पहली चीज़ तो डिफाइन टर्म स्टेट ये सब वर्ड गलत होते हैं, करते करते समझ में आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत हो सकता है ऐसा लग रहा है, बट दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है। और सेकेंड स्टेटमेंट साफ साफ बता रहा है कि हमने ट्रिक से पता है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब ऐसा कुछ बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, तो डिफाइंस वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कोई चीज़ बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इतनी पतली सी बुक में सब कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अगर सब कुछ डिफाइन होता तो इतने सारे एक्ट और बहुत सारे बिल वगैरह ना आते, ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट गलत होगा, ये ट्रिक ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब कुछ भी पूछता है यूपीएससी डिफाइन तो वो गलत होता है, कुछ ट्रैप होता है यूपीएससी का, उसमें नहीं फंसने का। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहला स्टेटमेंट ले तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट गलत ही मान लो, ट्रिक के हिसाब से भी गलत है तो नहीं, अगला स्टेटमेंट देखो ना, हो सकता है और गलत हो, तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट और गलत था। दोनों स्टेटमेंट गलत वाला कोई स्टेटमेंट इन्होंने ऑप्शन सेट नहीं किया, तो ऑब्वियसली सेकंड वाला गलत है, तो फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट सही हो जाएगा। मुझे पता है नहीं पता है बट सही है। अभी क्वेश्चन पे हिस्ट्री पे आते हैं। In which one of the following reasons was Dharnyakataka, which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasangika located? अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, थोड़ी सी नॉलेज तो नहीं थी, मतलब कहीं मिलेगा नहीं धान्यकाटिका वर्ड, बट कॉमन सेंस था। अब कॉमन सेंस कैसे था मैं बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था ये। महासंगिका कब आया था? महासंगिका आया था कनिष्क के टाइम पे, महासंगिका महायान का पार्ट है, कनिष्क के टाइम पे। तो कलिंगा और मगध बुद्धिस्ट किसके टाइम पे पॉपुलर हुए थे? अशोक के टाइम पे। अशोक क्या थे? हीनयान वाले थे, जो कि 3rd सेंचुरी BC में थे। कनिष्क से 300 साल पहले या महायान से 300 साल पहले थे। तो सी और डी बाई डिफ़ॉल्ट हट जाएगा। अब आंध्रा और गंधारा की बात करते हैं। महासंघिका और धान्यकाटिका, मतलब ये बोला धान्यकाटिका which flourished as a prominent Buddhist center under महासंघिका located। अब गांधारा स्कूल में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं, बहुत मिनिमम चीज़ें पढ़ते हैं, बट ये धान्यकाटिका ये थोड़ा साउथ इंडिया का नेम लग रहा है, ऐसा मतलब पर्शियन नेम जैसा नहीं लग रहा है कि गांधारा रीजन का हो, ठीक है। उस बेसिस पे हम आंध्रा पे जाएंगे, क्योंकि गंधारा में हमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होता तो मैं पता, गंधारा में बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट का था, बट इतना ज़्यादा नहीं था, वो कनिष्क के टाइम पे था। बट अमरावती स्कूल जो हम पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में, अमरावती का एक्चुअली एंशियंट नेम है धान्यकाटिका। अमरावती स्कूल जो पढ़ते हैं वो
काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ था वहाँ पे आंध्रा रीजन में सतवाना के टाइम पे। तो ये सतवाना की कैपिटल भी हुआ करती थी। धान्यकटका जो है सतवाना किंगडम जो था उसकी कैपिटल भी हुआ करती थी। और ये धान्यकटका थोड़ा साउथ इंडियन नेम है, तो उस बेसिस पे हम आंध्र प्रदेश में जाएंगे। कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे, ठीक है। आंध्र प्रदेश पहुँच जाएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा चीज़ें, कैसे अप्रोच करनी है, कैसे करना है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इस वीडियो को बहुत पॉपुलर बनाइए अगर फ़ायदेमंद है तो। विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन origin. Okay. Stupa was generally a repository of relics. Okay. Stupa was a votive and commemorative structure in the Buddhist tradition. ठीक है। स्तूपा क्या होता है? स्तूपा मतलब किसी आदमी को, अगर तुमने देखा होगा जैसे इस्लाम में क्या होता है, जब आदमी मर जाता है उसको दफनाया जाता है, ठीक है। और पुरानी जो मेडिएवल कल्चर, सॉरी वहाँ पे मिडिल ईस्ट के कल्चर्स हैं, जो बाकी बहुत सारे रिलीजन वहाँ फ्लरिश, वहाँ पे अभी भी ऐसा है कि कोई मर जाता है, जैसे हिंदुज़म में क्या होता है, जलाया जाता है। बट बाकी अदर रिलीजन में जलाया नहीं जाता, उनको दफनाया जाता है। इवन क्रिश्चियनिटी में भी दफनाया जाता है। तो स्तूपा क्या था कि वहाँ पे लोगों को, जो बुद्धिस्ट होते थे, उनको दफना दिया जाता था, उसके ऊपर वो गुम्बद जैसा बना दिया जाता है, इसको हम स्तूपा बोलते हैं। तो ये बोला द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा, यहाँ वर्ड स्तूपा की नहीं बात कर रहा है, कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन origin। भाई बुद्ध से पहले क्या लोग मरे नहीं थे क्या? बुद्ध से पहले भी लोग मरे होंगे, उनकी भी वो मजारें बनी होंगी, उनका भी उस टाइप का बना होगा। जो भी इस्लाम से पहले बहुत सारे रिलीजन थे जो लोग फॉलो करते थे, लोगों को दफनाया था, उसके पहले उनकी प्रे किया जाता था। बहुत सारे इंडिया में यार बहुत सारे ट्रेडिशन थे, कल्चर थे, तो बुद्ध से पहले भी लोग थे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्ड ऑफ स्तूपा होता तो हम मान लेते ठीक है, बट कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इन बुद्धिस्ट इन origin, ये गलत स्टेटमेंट है। ये यहाँ पे तुम्हें कैच करना है, अगर तुमने ले लिया तो फिर तुम्हारा गलत हो जाएगा। यहीं पे कैच है ये। यूपीएससी ने ट्रैप खेला कि हम स्तूपा बुद्धिज्म बहुत पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, टाइम लेके पढ़ो, ठीक है। स्तूपा वाज जनरली ए रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। हाँ सही बात, वही जो मैंने बताया अभी। स्तूपा वाज ए वोटिव एंड कमरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सेकेंड और थर्ड सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत है। वैसे भी जब एक स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो तो बाकी बचे हुए आंसर होते हैं, ठीक है। और बी भी है, बी की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये सीधा PYQ क्या है, सीधा PYQ अगर किया होगा तो आंख बंद करके सीधा पोर्ट पे आंसर मारोगे, बट मैं इसको करता हूँ, कॉमन सेंस से भी सॉल्व होगा। विथ रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकई, पूमपुआर एंड मुचेरी वर वेल नोन कैपिटल सिटीज़, पोर्ट्स, सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग, श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकर। सी और डी उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है तो उसको हटा देंगे। जैन तीर्थंकर का वो न्यूज़ में था अभी रिसेंटली, वो जो शिखर जी वाला लिखे कुछ हो रहा था, बट वो नहीं है। लोगों को होता नहीं कि मतलब कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि जैन तीर्थंकर का भी न्यूज़ में थे तो हो सकता है उससे पूछा गया, बट ऐसा नहीं था। ये सिंपल सा बात है। कोरकई, पूरपोहार, मुचेरी हर NCERT बुक में दिया हुआ। किसी भी बुक को आपने हिस्ट्री एंशिएंट पढ़ी होगी ना, हर जगह पढ़ा, हर जगह किसी भी बुक में पढ़ा होगा आपने, टेस्ट सीरीज में भी कई बार आया होगा। तो ये आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था। पोर्ट्स 44, which one of the following explains the practice of Vatakirutal as mentioned in Sangam poem? अब मेरा ये गलत हुआ था, ए और डी मेरे मुझे एक जैसे लग रहे थे, बट इसका आंसर जो है डी है। ए किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। इसको थोड़ा सा मैं सोचता तो शायद मैं इसको ले जा सकता था आंसर, बट इतना टाइम होता नहीं एग्जाम में। देखो मैंने सर्कल लगा रखी है 44, तो मैं बाद में कर रहा था, इसका आंसर डी होता। थोड़ा टाइम देकर करता तो पहुंच जाता आंसर। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टी एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन अर्ली 8th century? इसका आंसर नन है। मुझे लगा था कि यादवास पहले भी थे, काकटिया तो मुझे पता था, होशाला और यादवास मुझे लगे थे कि 8th century के पहले थे, बट नहीं, वो 8th century में ही इस्टेब्लिश हुए थे। तो इसका चारों जो है आफ्टर 8th century हैं।
अब ये नॉलेज पता होना चाहिए यार, मतलब इतना क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कौन कब आया था। तो यहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगी, ट्रिक फेल हुई जिसकी वजह से मैंने गलत भी किया इसको। तो ये नॉलेज पे था, इसका आंसर चारों सही है। ये भी नॉलेज पे ही था थोड़ा सा। जिसको मिलिंद पानो जो था वो नागार्जुन नहीं है, नागसेन है, ये पता था मुझे। तो थर्ड वाला गलत था। और दूसरा क्या है, नित्यवाव नीतिवाक्यामिता सोमेंद्र सूरी और देवीचंद्र गुप्तम बिल्हन, ये भी गलत है। तो मैंने दो तो गलत कर लिए थे, फर्स्ट और थर्ड। मुझे लगा कि शायद एक कोई और गलत है, कि सूरी सूरी में अलाइक लग रहा था। बट यहाँ पे एक और ट्रिक लग रही थी कि जब चार या चार से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं तो ऑड इवन पे जाना चाहिए, तो आंसर टू होना चाहिए। ऑल फोर तो नहीं है क्योंकि मैंने दो एलिमिनेट कर दिए हैं, बट बाकी बचे टू जो हैं वो आंसर होंगे, ये भी होता है। और बी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है जब कन्फ्यूज़न हो। बट मैंने लास्ट में कर रहा था तो मुझे लगा शायद ये होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी में ट्रिक्स भूल जाती हैं जब क्वेश्चन छोटे होते हैं। मैंने गलत कर दिया, इजी क्वेश्चन था, किया जा सकता था। अब ये सोल आर देन ऑड, ये तो बेसिक जैनिज़्म की बात है। बुद्धिज़्म जैनिज़्म वैसे भी फेवरेट है, और जैनिज़्म ज़्यादा आंसर सही होता है। तो जैनिज़्म कॉमन सेंस पॉपुलिस्ट भी है जैनिज़्म, और पढ़ने के बाद भी समझ में आ रहा होगा जैनिज़्म की बात कर रहा है। 47 48, इसमें देवराया होगा, देवराया पॉपुलिस्ट है, कैनल वगैरह बनाया था इसने। PYQ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कर, देखो नॉलेज लगेगा, हिस्ट्री और पॉलिटी में नॉलेज लगता है, बिन इकोनॉमिक्स में भी हद तक नॉलेज है, बट जोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, यहाँ पे ट्रिक्स से काफ़ी सारे आंसर आ जाते हैं। देखो ट्रिक्स हमेशा बाद में लगती, पहले नॉलेज। अगर नॉलेज फेल हो जा रही तो वैसे भी तुम छोड़ोगे, छोड़ने से अच्छा है कि गेस करो, ट्रिक लगाओ, वर्क कर गई तो अच्छा, नहीं वर्क करेगी नुकसान नहीं है। 10 जगह लगाओगे तो 5-6 जगह तो कम से कम सही होंगी, तो प्लस में ही रहोगे। बाकी लोग लगा रहे हैं, तुम नहीं लगाओगे तो बाकी लोग लगा रहे हैं। आई होप अब तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो देवराया वन इसका आंसर होगा। PYQ करोगे तो इसलिए आपको पता होगा। तो बंद्रा रिवर के पास उन्होंने बहुत सारा वो कैनाल वगैरह डेवलप किया था एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, यहाँ पे आंसर होगा बहादुर शाह। मैंने गलत किया, बट इसका आंसर बहादुर शाह होगा। ये टेस्ट सीरीज में था, उस साल न्यूज़ में था। और ये PYQ तो नहीं बोलूँगा, बट ये बुक्स जो हैं जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ोगे उसमें दिया हुआ है। जब पुर्तगीज़ का इन्वेजन होता है तो उस टाइम पे जब पढ़ते स्टार्टिंग के चैप्टर, जो एकदम स्टार्टिंग का पहला दूसरा चैप्टर है स्पेक्ट्रम का, उसमें दिया हुआ है। या फिर कोई और हिस्ट्री की बुक फॉलो किया हुआ मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें दिया हुआ है, ये चीज़ हो जाएगा। अभी है, बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज गवर्नर सेंट्रल ऑफ बंगाल डेजिग्नेट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है। सबको पता है कि 1833 में विलियम बेंटिक जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, सबको पता है ये चीज़ है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन क्या होगा। तो 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन चुका है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा चीज़ें। एलिमिनेशन ट्रिक्स बहुत ज़्यादा वर्क की है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि बहुत लंबा वीडियो खींचने से अच्छा है कि आप लोग भी बोर हो गए होंगे, और मैं भी बोलते बोलते थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो गई है। तो बाकी 50 क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट वीक करता हूँ, या फिर जैसा आप लोग कमेंट में जैसा आपका रिस्पांस रहेगा, अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा तभी मैं वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो मेरे पास ना टाइम नहीं है वीडियो बनाने का। बट बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो लगी हैं आगे, अभी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बाकी हैं, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन बाकी हैं, जोग्राफी क्वेश्चन बाकी हैं, हिस्ट्री के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बाकी हैं। तो देख पा रहे होंगे मैंने मेरे 70 से 72, बहुत जगह 70 सही हो रहे थे, बहुत जगह 72 क्वेश्चन सही हो रहे थे जगह जगह। तो वही भी बोला ना, 110 से 120 के बीच में लाइक कर रहा था मैं। तो कुछ क्वेश्चन डिलीट भी करेगा तो, बट शॉर्ट 100+ नंबर तो मेरे थे ही। मान लो यूपीएससी कुछ क्वेश्चन डिलीट भी करता है या फिर आंसर की वेरी करती है, तब भी 100 से ऊपर तो थे ही मेरे। मतलब ईजिली, मतलब जो कट ऑफ गया होगा इससे 20 से 25 नंबर मेरे बहुत ऊपर थे। तो देखा आपने, एलिमिनेशन ट्रिक्स बहुत सारी लगी हैं। नॉलेज तो ऑब्वियसली लगा ही है, कॉमन सेंस से बहुत सारे क्वेश्चन, बस एक हवा बना था कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया, यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया। बट ऐसा कुछ नहीं था, जो लगाने वाले थे उन्होंने लगाया था और पहले भी लगाते आए हैं। अब जो नए नए लोग होंगे विदाउट प्रैक्टिस जाएंगे उनके साथ तो प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए तो 12,000, 13,000, 14,000 लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, 5 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं।
तो मेरा जो मोटिव था कि आप लोगों को बताना कि मैंने कैसे सॉल्व किया था पेपर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार ऐसा नहीं पॉसिबल है, ईजी नहीं था। इसी तो ऑब्वियसली कोई चीज़ ईजी नहीं होती, इसी तो ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम नहीं होता, बट नॉलेज होती है आपको तो आप कर ले जाते हो। वैसे भी यहाँ पे भी नॉलेज, एलिमिनेशन, कॉमन सेंस, तीन ही चीज़ लगती है। बाकी मैं आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा कि कैसे नोट्स बनाएंगे, स्पेशली PT365 आएगा तो उसका नोट्स कैसे बनाएंगे, विज़न के टेस्ट को कैसे सेक्शनल देना है उसके नोट्स बनाने, और फुल सिलेबस कैसे देना है। बाकी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी कौन कौन सी इंस्टीट्यूट के फुल सिलेबस देने हैं उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। PYQs की देखता हूँ मैं इस वीडियो का कैसा रिस्पांस रहेगा, उसके बेसिस पे बताऊँगा मैं कि PYQ बाकी 22 21 उनके वीडियो बनाऊँगा कि नहीं बनाऊँगा। ठीक है, या फिर आप लोग बताइए कि 10-10 क्वेश्चन वाला या 20-20 क्वेश्चन वाला सही रहेगा, या फिर पूरा एक साथ 50-50 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, जैसा भी हो आप लोग बताइए। आई होप मैंने मेहनत बहुत की है, वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।